हेलो दोस्तों, सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नई कहानी, एक था सोल्जर। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। एक था सोल्जर। जोधपुर की वो रात किसी परिकथा से कम नहीं लग रही थी। शहर के सबसे भव्य और ऐतिहासिक महलों में से कोई एक को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे महल को सुनहरी और पीली रोशनियों से नहला दिया गया था, जिसकी चमक मीलों दूर से देखी जा सकती थी। गेंदे, गुलाब, मोगरे के ताजा फूलों की महक ने हवाओं में एक मादक सुगंध घोल दी थी। राजस्थानी लोक गीतों की मधुर धुन, शहनाई की गूंज पूरे माहौल में गूंज रही थी, जो हर किसी के चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान ला रही थी। अवसर ही कुछ ऐसा था। आज अग्रवाल परिवार के लाडले माहिर अग्रवाल की शादी थी। इस जश्न के बीच एक ऐसा शख्स ऐसा था जिसका मौजूदगी वहां के माहौल से बिल्कुल अलग, फिर भी सबसे ज्यादा आकर्षक थी। वो थे मेजर रियांश अग्रवाल, भारतीय सेना की एक बहुत सीक्रेट एलिट यूनिट के कमांडो। मेजर रियांश की आंखों में एक ऐसा ठहराव था जो केवल उन लोगों में होता है जो मौत को बड़ा करीब से देख चुके होते हैं। 6 फुट 2 इंच का उनका गठीला और मजबूत शरीर एक शानदार काले जोधपुरी सूट में और भी ज्यादा रौबदार लग रहा था। उनके कंधे चौड़े थे और चाल में बिल्कुल ही एक अलग ही ढंग, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इंसान अनुशासन और कठोरता की भट्टी में तपकर फौलाद बना है। रियांश पूरे 3 साल के एक बहुत खतरनाक और थका देने वाले सीक्रेट ऑपरेशन के बाद महज 2 दिन पहले ही अपने घर वापस लौटा था। उन 3 सालों में उसके परिवार ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी थी। हर दिन हर पल उनके दिल में एक अनजाना सा डर सताता रहता था। इसलिए जब रियांश घर लौटा तो पूरे अग्रवाल परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई थी। माहिर की शादी का जश्न तो था ही, लेकिन आज असली दिवाली रियांश के परिवार के अंदर वापस आने की थी। परिवार की माता पिता के लिए मनी, जब उसका बेटा सही सलामत उनके सामने खड़ा था। महल के विशाल प्रांगण में विवाह के मंडप को सजाया गया था। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी और पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। रियांश के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वो अपने चचेरे भाई माहिर को दूल्हे के लिबास में देख रहा था। उसके दिमाग में माहिर के सितार बिताए गए वो बचपन के दिन ताजा हो गए थे। सब कुछ कितना शांत और सुखद था। 3 साल तक गोलियों की तड़तड़ाहट, बारूद की गंध और खून खराबे के बीच रहने वाले रियांश को ये पारिवारिक शांति किसी सपने जैसा लग रही थी। अबे माहिर और उसकी दुल्हन के फेरे शुरू भी नहीं हुए थे। पंडित जी ने दोनों के खड़े होने का निर्देश दिया था कि अचानक रियांश की जेब में रखा उसका स्पेशल मिलिट्री कम्युनिकेशन वाइब्रेट होने लगा। ये कोई आम फोन नहीं था, एक सुरक्षित और एनक्रिप्टेड डिवाइस था जो केवल तभी बजता था जब देश की उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। इस डिवाइस की रिंगटोन सुनते ही रियांश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आंखें, जो अभी तक प्यार से अपने परिवार को देख रही थी, अब एक शिकारी जैसी सतर्कता से भर गई थी। रियांश ने बिना किसी को परेशान किए धीरे से मंडप से कुछ कदम दूर जाकर फोन उठाकर कहा, जय हिंद सर। इसी के साथ रियांश की भारी और दृढ़ आवाज निकली। तभी दूसरी तरफ से उसके सीनियर और मेंटोर कर्नल सूर्य प्रताप सिंह थे। उनकी आवाज में एक ऐसी बेचैनी और तनाव था जो रियांश ने पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने घबरा कर रियांश से कहा, मेजर रियांश, छोटिया खत, मुझे तुम अभी के अभी इसी वक्त बीकानेर बॉर्डर बेस पर चाहिए। एक चॉपर तुम्हें तुम्हारी लोकेशन के लिए निकल चुका है, जो अगले कुछ मिनटों में वहां लैंड करेगा। ये जिंदगी और मौत का सवाल है मेजर, नो डिले।
कर्नल ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कर दी। उनकी ये बात सुनते ही इधर से रियांश ने कहा, कॉपी दैट सर, आई विल बी देयर। यह कहते हुए उसने कॉल काट दिया। कर्नल सूर्य प्रताप सिंह का इस तरह से बात करना, और वो भी तब वो जब जानता था कि रियांश 3 साल बाद घर गया है, और इस बात का साफ संकेत था कि हालात किसी आम घुसपैठ या गोलाबारी से कहीं ज्यादा गंभीर थे। देश पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। रियांश ने एक ही सेकंड बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी मानसिक अवस्था को एक पारिवारिक इंसान से वापस एक निर्मल और अचूक सैनिक में बदल लिया। इससे पहले कि रियांश वापस मंडप की तरफ मुड़ता, आसमान से गड़गड़ाहट की तेज आवाज गूंजने लगी। आवाज तेजी से बढ़ती जी जा रही थी। उसने शहनाई और ढोल नगाड़ों की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया। तभी महल के ऊपर एक विशाल मिलिट्री हेलीकॉप्टर मंडराने लगा था। हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड से तेज हवा उठ रही थी। विशाह मंडल के लगे टेंट फड़फड़ाने लगे थे। फूलों की सजावट उड़ने लगी थी। मेहमान घबराकर आसमान की ओर देखने लगे थे। किसी को ही समझ नहीं आ रहा था कि एक शादी के समारोह में अचानक सेना का हेलीकॉप्टर क्यों आ गया है। हेलीकॉप्टर महल के पास बने खुले मैदान में उतरने लगा। उसकी तेज सर्चलाइट सीधे जमीन पर पड़ रही थी। रियांश तेजी से अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसकी माँ अलीशा अग्रवाल, जो रियांश को वहां से जाते हुए देख रही थी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। जैसे रियांश उनके पास आया, अलीशा की आंखों में आंसू छलक पड़े। उनका गला रुंध गया था। उन्होंने इमोशनल होकर कहा, रियांश बेटा, तू तू 2 दिन पहले तो आया था। अभी तो मैंने तुझे जी भर के देखा भी नहीं। क्या तेरा जाना इतना जरूरी है? उनकी ये बात सुनकर आगे से रियांश ने अपनी माँ के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उन्हें चूम कर कहा, माँ, आप तो जानती हैं, जब बुलावा आता है तो हम सोचते नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा देश है, और उसे इस वक्त मेरी जरूरत है। वहीं पास ही खड़े उसके पिता जयंत अग्रवाल एक मजबूत इंसान थे, लेकिन आज उनकी आंखों में भी एक गहरी चिंता तैर रही थी। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। जयंत ने रियांश की पीठ थपथपाकर भारी आवाज में कहा, जाओ बेटा, हमें तुम पर गर्व है। बस इतना ख्याल रखना और जल्दी लौट कर आना। उनकी ये बात सुनकर आगे से रियांश ने हामी भरी और फिर अपने दादाजी देवराज अग्रवाल की तरफ मुड़ गया। उसके दादाजी, जो खुद एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, वो अपनी जगह पर सीना तान कर खड़े थे। रियांश ने झुककर उनके पैर छुए। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और गर्व से कहा, विजय भोर, जो भी काम है उसे पूरा करके लौटना है। मेरे शेर, एक फौजी की असली जगह मैदान जंग में ही होती है। इसके बाद रियांश ने एक आखिरी बार मंडप की तरफ देखा, जहां माहिर उसे नम आंखों से देख रहा था। रियांश ने दूर से उसे अंगूठा दिखाया और फिर बिना पीछे मुड़े तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां धूल उड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था। रियांश के हेलीकॉप्टर में सवार होते ही पायलट ने तुरंत उड़ान भर दी और वो विशाल मशीन रात के गहरे अंधेरे में बीकानेर बॉर्डर की तरफ चीरती हुई निकल गई। हेलीकॉप्टर के अंदर का माहौल बाहर की चकाचौंध से बिल्कुल उलट था। अंदर केवल लाल रंग की डिम लाइट चल रही थी। रियांश ने अपना सूट उतारकर वहां पहले रखी अपनी कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर दिया। उसने अपने बूट कसे, अपने टैक्टिकल वेस्ट पहनी और अपने हथियार चेक करने लगा। अगले आधे घंटे तक वो लगभग शांत बैठा रहा। उसके दिमाग में हर एक जज्बात को उसने खाली किया, और एक स्नाइपर और अंडर कवर एजेंट के लिए भावनाएं सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ठीक आधे घंटे बाद हेलीकॉप्टर ने बीकानेर मिलिट्री बेस के कंक्रीट हेलीपैड पर लैंड किया। बेस पर अफरा तफरी का माहौल था। चारों तरफ बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही थी।
सैनिक हथियारों से लैस होकर पोजीशन ले रहे थे। रियांश हेलीकॉप्टर से कूदा और सीधा कमांड सेंटर की तरफ बढ़ गया। भारी दरवाजों को धकेल कर जब वो कर्नल सूर्य प्रताप सिंह के कार्यकालय में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कर्नल साहब बड़े तनाव में खड़े और एक बड़े सामरिक नक्शे के सामने खड़े हैं। वो चिंता में कमरे के सामने कोने में एक दूसरे कोने से चक्कर काट रहे हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उनकी आंखें लाल थी और जो बता रही थी कि वो शायद रातों से सोए नहीं। रियांश ने अपने जूतों के एड़ी से आपस में जोर से टकराए और एक कड़क सैल्यूट मारकर कहा, मेजर रियांश अग्रवाल रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। तभी कर्नल सूर्य प्रताप सिंह ने पलटकर रियांश को देखा। उनकी आंखों में थोड़ी सी राहत तो आ गई थी, लेकिन चेहरे पर तनाव कम नहीं हुआ था। उन्होंने सैल्यूट का जवाब दिया और भारी कदमों से रियांश के पास आए। इसके पास आते ही कर्नल ने एक भारी सांस लेकर कहा, मुझे खेद है रियांश कि मुझे तुम्हारी छुट्टियों के बीच में तुम्हें इस तरह खींच कर लाना पड़ा। मैं जानता हूं कि तुम 3 साल के लंबे और थका देने वाले मिशन से लौटे हो, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। हालात हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं। आगे से रियांश ने नजरें कर्नल की आंखों में डालकर कहा, नो अपोलॉजीज रिक्वायर्ड सर। मुझे बताइए सिचुएशन क्या है। तभी कर्नल सूर्य प्रताप ने उसे बड़े से डिजिटल मैप के पास बुलाया, जिस पर बीकानेर बॉर्डर और उसके पार पाकिस्तान के इलाके का विस्तृत नक्शा चमक रहा था। कर्नल ने एक लेजर पॉइंट उठाया, बॉर्डर के पार के एक खास जगह को इंगित करके कहा, प्रियांश, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों से हम इस सेक्टर में एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहे थे। अब हमें जो खुफिया जानकारी मिली है वो हमारे सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा खौफनाक है। ये कहते हुए कर्नल ने मैप को जूम किया। लाल रंग के मार्ग से एक इलाके की तरफ इशारा करके आगे कहा, यह कोई पाकिस्तान का ग्रिम मिलिट्री बेस है जो हमारे बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, और इसके ठीक पीछे इस घने रेतीले और पहाड़ी इलाके में आतंकियों ने अपना एक बहुत बड़ा और सुरक्षित खेमा लगा लिया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, ये खेमा सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में चल रहा है। उनकी ये बात सुनकर आगे से रियांश नक्शे को बारीकी से देखने लगा। उसने उस मैप को देखकर कहा, सर, आतंकियों के कैंप बॉर्डर पर पास ही होते हैं, इसमें इतनी बड़ी इमरजेंसी क्या है। तभी कर्नल की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने अपनी कड़क आवाज में कहा, इमरजेंसी है मेजर, कि वे अब छिप कर नहीं बैठे हैं। पिछले 7 दिनों में हमने अपने 7 बेहतरीन जवानों को खो दिया। वो आतंकवादी रोज एक निश्चित समय पर हमारे पेट्रोलिंग यूनिट्स को निशाना बना रहे हैं। उनके पास कोई सबूत बहुत ही उन्नत स्नाइपर राइफल है, जिसकी रेंज हमारे सामान्य हथियारों से कहीं ज्यादा है। वे हमारे जवानों को एक एक करके शिकार कर रहे हैं। हम चाहकर भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका खेमा सीधे पाकिस्तानी बेस के पीछे है। अगर हमने वहां कोई बड़ा हमला किया तो सीधे तौर पर दो देशों के बीच युद्ध का कारण बन जाएगा। उनकी ये बात सुनकर रियांश की मुट्ठी कस गई। अपने साथी जवानों की शहादत की बात सुनकर उसका खून खोलने लगा। उसने गुस्से में अपने दांत भींच कर कहा, तो हमें क्या करना है सर? क्या मुझे उस स्नाइपर को खत्म करना है? तभी कर्नल ने एक फाइल उठाकर रियांश के सामने टेबल पर पटक कर कहा, सिर्फ इतना ही नहीं रियांश, हमारे रो एजेंट्स ने जो इंटरसेप्ट पकड़े हैं उसके मुताबिक हमारे जवानों को मारना सिर्फ एक ध्यान भटकाने की चाल है। उनका असली इरादा कुछ और है। उस फाइल पर टॉप सीक्रेट की मुहर लगी थी। आगे से रियांश ने फाइल खोली। उसमें कई संदिग्ध तस्वीरें, उपग्रह से ली गई इमेजिनरी और कोड किए गए संदेश थे। तभी कर्नल ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, उस खेमे का नेतृत्व अल हसन कर रहा है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बम एक्सपर्ट्स में से एक है।
हमें पक्की खबर मिली है कि उन्होंने भारी मात्रा में आरडीएक्स और कुछ बेहतरीन खतरनाक रासायनिक विस्फोट बॉर्डर के पास जमा कर लिया है। उनका प्लान सिर्फ बॉर्डर पर तबाही मचाने का नहीं है। वे उन विस्फोटकों को छोटे छोटे खेपों में भारत के अंदर बड़े शहरों में भेजने की प्लानिंग बना रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, उनके निशाने पर हमारे देश के महत्वपूर्ण ठिकाने, भीड़ भाड़ वाले बाजार और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। अगर वे अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो पूरे इंडिया में एक साथ इतने बड़े बम ब्लास्ट होंगे कि लाशें गिनने वाला कोई नहीं बचेगा। ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। पूरे कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। रियांश की आंखें फाइल की तस्वीरों को घूर रही थी, लेकिन उसका दिमाग बिजली की गति से काम कर रहा था। तभी रियांश ने ठंडी और स्पाट आवाज में पूछा, हमारे पास कितना वक्त है सर? आगे से कर्नल ने तुरंत जवाब देकर कहा, मुश्किल से 48 घंटे मेजर। 48 घंटे बाद पूर्णिमा की रात है, जब वो लोग बॉर्डर पार करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी सेना को सीमा पार भेजकर सीधा हमला नहीं कर सकते, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर बवाल मच जाएगा। हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो परछाई की तरह वहां जाए, किसी को भनक भी न लगे, और उस पूरे खेमे की पुख्ता जानकारी लेकर आए। हमें जानना है कि विस्फोटक कहाँ रखे हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन प्लान क्या है, और उनके स्लीपर सेल्स कौन हैं जो इंडिया में उन्हें रिसीव करने वाले हैं। ये कहते हुए कर्नल ने रियांश के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक अंडरकवर ऑपरेशन लीड करो। तुम दुश्मन की सीमा में घुसपैठ करोगे। तुम वहां जाकर एक आम मजदूर या उनके ही किसी भटके हुए आतंकी का रूप लोगे। तुम्हें उनकी पूरी की पूरी जानकारी निकाल कर लानी है, और अगर मौका मिले तो उनके उस हथियार के जखीरे को वहीं तबाह करना है। ये एक सुसाइड मिशन हो सकता है रियांश। अगर तुम वहां पकड़े गए तो इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारे वजूद से भी इनकार कर देगी। कोई बैकअप नहीं होगा, कोई रेस्क्यू टीम नहीं आएगी। उनकी ये बात सुनने के बाद भी रियांश के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान तैर गई, वो मुस्कान जो मौत को सामने देखकर एक निडर योद्धा के चेहरे पर आती है। उसने फाइल बंद की और दृढ़ता से कहा, मुझे इस मिशन की पूरी डिटेल्स, वेपन्स और गैजेट्स की लिस्ट चाहिए सर, और मुझे उस स्नाइपर की आखिरी लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। मैं आज रात ही बॉर्डर क्रॉस करूंगा। उसकी यह बात सुनकर आगे से कर्नल ने राहत की सांस ली। वो जानते थे कि पूरी इंडियन आर्मी में अगर कोई इस असंभव काम को कर सकता है तो वो केवल रियांश ही है। कर्नल ने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपने असंभव काम को ऑफिसर्स को रियांश के ऑपरेशन ब्लैक सैंड की तैयारी शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। विवाह के मंडप की रोशनी, परिवार की हंसी खुशी से निकलकर रियांश अब मौत के उस अंधेरे कुएं में छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जहां से या तो वो देश को बचाकर निकलेगा या फिर तिरंगे में लिपटकर। ऑपरेशन ब्लैक सैंड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। बीकानेर मिलिट्री बेस में उस भूमिगत बंकर में हवा बड़ी भारी थी। रियांश अब मेजर रियांश अग्रवाल नहीं रहा। पिछले 4 घंटों में उसकी पूरी पहचान, उसका वजूद और उसका शरीर एक नए सांचे में ढल चुका था। बंकर के एक धातु ठंडे मेज पर रियांश के सारे गैजेट्स हथियार रखे थे, लेकिन वो इंडियन आर्मी के स्टैंडर्ड्स हथियार नहीं थे। उसे एक पुरानी खरोंचों से भरी AK-47 राइफल, एक जंग लगा हुआ खंजर और कुछ पुराने रूसी ग्रेनेड्स दिए गए। उसके शरीर से मेजर की वो शानदार वर्दी उतर चुकी थी और अब उसे एक मैला, धूल से सना हुआ और कई जगह से फटा हुआ पठानी सूट पहन लिया था। उसके बाल जो हमेशा आर्मी स्टाइल में कटे थे, उसमें एक खास तरह की केमिकल लगाकर उन्हें उलझा हुआ और गंदा बना दिया था। चेहरे पर कई दिनों से बढ़ी हुई दाढ़ी थी। मेकअप एक्सपर्ट्स ने उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर गहरे घाव
जलने के आर्टिफिशियल लेकिन बड़े असली दिखने वाले निशान बना दिए। उसकी बाईं आंख के ऊपर एक गहरा कट था जो लगता था जैसे किसी तेज धार हथियार से हाल ही में लगा हो। और अभियांश का नाम था जुबैर खान। जुबैर एक ऐसा खूंखार और बेरहम आतंकी था जो कभी कश्मीर घाटी में एक्टिव था और एक खूंखार गुट का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इंडियन आर्मी की एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में उसका पूरा गुट मारा गया था और वह अकेला बचकर भाग निकला था। उसकी फाइल में लिखा था, जुबैर के दिल में इंडियन आर्मी के लिए इतनी नफरत है कि वो प्रतिशोध की आग में जल रहा है। यही वो कहानी थी जिसे रियांश को अब अपनी जिंदगी मानना था। तभी कर्नल सूर्य प्रताप सिंह उसके बंकर में दाखिल हुए। उन्होंने जुबैर के रूप में रियांश को देखा तो एक पल के लिए खुद सिहर उठे। रियांश की आंखों में जो एक सोल्जर का डिसिप्लिन था वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक खूंखार, पागलपन से भरी और बेरहम चमकने ले ली थी। रियांश ने अपनी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से बदल लिया था। उसकी चाल में अब एक हल्का सा झुकाव था जो यह दर्शाता था कि वो कई जंगों और यातनाओं को झेल चुका है। तभी कर्नल ने एक छोटा सा चमचमाता हुआ कैप्सूल रियांश की तरफ बढ़ाकर कहा, यह साइनाइड का कैप्सूल है रियांश, इसे अपने दांत के पीछे फंसा लो। तुम जानते हो, अगर तुम पकड़े गए, तुम्हारा सच सामने आ गया, तो तुम्हें क्या क्या करेंगे। तुम्हें दर्द सहने की जरूरत भी नहीं है। उनकी ये बात सुनकर रियांश ने कैप्सूल लिया लेकिन उसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने अपनी भारी खुरदरी आवाज में, जो अब जुबैर की आवाज थी, उसमें कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कर्नल। मैं वहां मरने नहीं, उन्हें मारने जा रहा हूं। उसके यह बात सुनकर आगे से कर्नल ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे कॉलर के अंदर से बड़ा सूक्ष्म माइक्रो ट्रांसमीटर सिला गया है। ये केवल एक तरफा कम्युनिकेशन करेगा। तुम हमसे बात नहीं कर पाओगे, लेकिन हम तुम्हारी हर हरकत, हर बातचीत को सुन सकेंगे। तुम्हारे कंधे की त्वचा के नीचे हमने एक बायो ट्रैकर इंजेक्ट किया है। अगर चीजें बिगड़ती है तो हमें तुम्हारी लोकेशन मिलती रहेगी, लेकिन याद रहे, हम सीमा पार नहीं कर सकते। तुम वहां बिल्कुल अकेले रहोगे। उनके ये बात सुनकर रियांश ने बिना कुछ कहे हामी भर दी। उसने अपना पुराना मैला सा गमछा सिर पर बांधा और अपनी AK-47 कंधे पर लटका ली। वो अब तैयार था। इसके बाद रात के ठीक 2 बजे थार के रेगिस्तान में हवा किसी धारदार चाकू की तरह चल रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था। रेगिस्तान में खूब अंधेरा छाया हुआ था। रियान सीमा पर बनी अंतिम भारतीय चौकी से निकलकर नो मैंस लैंड, मतलब वो इलाका जो दोनों देशों की सीमाओं के बीच होता है, उसमें एंटर हो चुका था। रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच रियांस किसी साए की तरह रेंग रहा था। उसका शरीर रेत के रंग में पूरी तरह मिल गया था। सामने पाकिस्तान की सीमा थी जो कंटीले तारों, लेजर सेंसर, हाई वोल्टेज करंट से सुरक्षित थी। हर 5 मिनट में पाकिस्तानी रेंजर्स की एक पेट्रोलिंग जीप भारी सर्चलाइट के साथ वहां से गुजरती थी। वहीं रियांस एक टेले के पीछे छिपकर पेट के बल लेटा था। उसकी अपनी कलाई पर बंधी टैक्टिकल घड़ी में समय देखा। जीप के आने में अभी 3 मिनट बाकी थे। इस मौके का फायदा उठाने के लिए उसने थर्मल विजन चश्मे से तारों के बीच एक ऐसी जगह खोजी जहां करंट का प्रवाह थोड़ा कम था। वो तेजी से लेकिन बिना कोई आवाज की आगे बढ़ गया। तभी उसने अपनी जेब से एक विशेष लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे निकाला और कंटीले तारों के एक हिस्से पर छिड़क दिया, जिससे मेटल तुरंत जम गई और बड़ी ठंडी हो गई। इसके बाद रियांश ने अपने इंसुलेटेड प्लायर से तार को काट दिया। वो जानता था तार कटते ही सेंसर ट्रिगर हो सकता है, लेकिन रियांश ने उसे एक छोटे बाईपास वार से जोड़ दिया जिससे अलार्म नहीं बजा। तभी दूर जीप के इंजन की आवाज सुनाई थी। उसने देखा सर्चलाइट की पीली रोशनी रेत को चीरती हुई उसी की तरफ आ रही है। उस लाइट को देखते ही रियांश ने खुद को रेत में आधा दफन कर लिया और अपनी सांसों को बड़ा धीमा कर लिया।
तभी रोशनी सीधे उसके ऊपर से गुजरी, लेकिन रेंजर्स को केवल रेत का एक टीला दिखाई दिया। इसके बाद जीप के गुजरते ही रियांश कटी हुई बाढ़ के नीचे से खिसक कर सीमा के उस पार पहुंच चुका था। वह वो दुश्मन की जमीन पर था। कर्नल सूर्य प्रताप द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आतंकी कैंप सीमा से करीब 12 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और रेगिस्तान के एक इनएक्सेसिबल हिस्से में था। रियांश को वहां सीधे नहीं पहुंचना था, उसे एक कहानी करनी थी, और वो उन आतंकियों के खेमे की तरफ चल पड़ा। उसे ऐसे चलते चलते सुबह के करीब 4 बज चुके थे। रियांश आतंकी कैंप के बाहरी परिधि में लगभग 3 किलोमीटर दूर था। तभी उसने एक ऊंचे चट्टानी टीले पर पोजीशन ली और दूरबीन से कैंप का मुआयना किया। कैंप वास्तव में एक किले जैसा था। चारों तरफ मशीन गनों से लैस वॉच टावर थे। बीच में कई बड़े बड़े टेंट और कंक्रीट के बंकर बने थे। उनकी पहरेदारी बड़ी कड़ी थी, लेकिन रियांश जानता था कि अगर वो सीधे कैंप में गया तो उसे तुरंत गोलियों से भून दिया जाएगा। इसलिए उसे उसका ध्यान आकर्षित करना था, वो भी इस तरह अपने उसे दुश्मन नहीं बल्कि एक जरूरतमंद, एक साथी समझे। इसलिए उसने पास में रखे कुछ छोटे विस्फोटकों को निकाला। इसके बाद उसने 3 अलग-अलग जगहों पर टाइमर लगाकर छोटे धमाके के सेट किए, जिनका उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना था जैसे इंडियन आर्मी उस पर हमला कर रही हो। इसके ठीक 15 मिनट बाद पहला धमाका हुआ। रेगिस्तान के सन्नाटे में वो धमाका किसी तोप के गोले के जैसे गूंज गया, जिसकी वजह से आतंकी कैंप के वॉच टावर पर तुरंत सर्च लाइट जल उठी और इमरजेंसी सायरन बजने लगे थे। इसके बाद दूसरा धमाका ठीक रियांश के पीछे हुआ, जिसे धूल का एक विशाल गुबार आसमान में छा गया। तब रियांश ने अपनी राइफल हवा में उठाई, 2 फायर कर दिए। फिर वह पागलों की तरह कैंप की तरफ दौड़ने लगा। उसने जानबूझकर अपनी चाल ऐसी रखी जैसे बुरी तरह थका हुआ हो और अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। तभी कैंप के बाहरी सिक्योरिटी पर तैनात आतंकियों ने उसे आते हुए देख लिया था। उसी समय पश्तो भाषा में एक आवाज गूंजी। उनमें से एक आतंकी ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। उसकी आवाज सुनते ही आगे से रियांश जानबूझकर रेत में गिर पड़ा। उसने अपनी राइफल दूर फेंक दी और अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए। तब वह जोर जोर से हाँफ रहा था। रियांश ने धारावाह प्रवाह पश्तो उर्दू के मिश्रण में चिल्लाकर कहा, मत मारो, मत मारो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और हिंदुस्तानी कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं, उन्होंने मेरे साथियों को मार दिया। ये कहते हुए उसकी आवाज में दर्द, खौफ, नफरत का एकदम सटीक मिश्रण था। तभी आगे से 4 नकाबपोश आतंकी अपने AK-47 ताने हुए उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने तुरंत रियांश को रेत पर उल्टा गिरा दिया, उसके सिर पर बंदूक की नली रख दी। उसी समय उनमें से एक आतंकी ने रियांश के चेहरे पर लात मारकर पूछा, कौन है तू और यहाँ कैसे पहुंचा? उसकी लात पड़ते ही रियांश के मुंह से खून बहने लगा, लेकिन उसने हंसकर कहा, मेरा नाम जुबैर है, कश्मीर के पीर पंजाल से। मैं हिंदुस्तानी फौज के लिए एक तोहफा लेकर जा रहा था, लेकिन उन्हें मुझ पर कश्मीर में हमला कर दिया। इसलिए मुझे तुम्हारे सरदार तारिक अल हसन से मिलना है। उसके मुंह से तारिक का नाम सुनते ही आतंकियों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो जानते थे एक आम घुसपैठियों को तारिक का नाम नहीं पता होना चाहिए था। इसलिए उन आतंकियों के कमांडर ने अपने आदमियों को ऑर्डर देकर कहा, इसे उठाओ, अगर ये झूठ बोल रहा है तो उसकी आज खाल उधेड़कर कुत्तों को खिलाएंगे। उसके इस ऑर्डर के साथ ही रियांश के हाथों को पीछे की तरफ लोहे की जंजीर में कसकर बांध दिया गया। उसके सिर पर एक काला बोरा डाल दिया गया। उसे घसीटकर कैंप के अंदर लेकर जाया गया, लेकिन रियांश के चेहरे पर बोरे के अंदर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वो जानता था कि उसका पहला कदम सफल हो गया है और वो कैंप के अंदर पहुंच चुका है। उसी समय रियांश को एक सीलन भरे अंधेरे अंडरग्राउंड तहखाने में फेंक दिया गया। वहां फर्श पर सूखा खून और सड़ांध मारता पानी था। तभी उसके सिर से बोरा हटा दिया गया। बोरा उठता ही उसने देखा उसके सामने 3 खूंखार चेहरे वाले आदमी खड़े थे।
उनके हाथों में लोहे की रोड, चाबुक और बिजली के झटके देने वाले तार थे। वहीं कमरे के कोने में एक लोहे की कुर्सी पर एक लंबा, चौड़े कंधे वाला आदमी बैठा था। उसकी एक आंख पत्थर की थी, चेहरे पर एक भयानक निशान था। और तारिक का दाहिना हाथ जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन कैंप की सिक्योरिटी और इंक्वायरी का इंचार्ज था। तभी जलालुद्दीन ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में कहा, जुबैर, मैंने कश्मीर में किसी जुबैर का नाम नहीं सुना। तो कोई हिंदुस्तानी जासूस है जो हमें बेवकूफ बनाने आया है। उसकी यह बात सुनकर रियांश ने थूक कर कहा, अगर मैं जासूस होता तो क्या बिना हथियारों के तुम्हारे सामने कुत्तों की तरह पिट रहा होता। मैंने अपने 6 भाइयों को कल सरहद पर खोया है। मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जो तुम्हारी वो पूरी बारूद की खेप बचा सकती है जिसे तुम लोग हिंदुस्तानी भेजने की तैयारी कर रहे हो। उसके यह बात सुनकर जलालुद्दीन की इकलौती आंख में हैरानी चमक उठी। उसने रियांश की आंखों में देखकर कहा, बारूद की खेप? तुझे इसके बारे में कैसे पता? तभी आगे से रियांश ने अपनी लाल आंखों से जलालुद्दीन को घूर कर कहा, मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं ये बात सिर्फ तारिक भाई को बताऊंगा। उसकी यह बात सुनते ही जलालुद्दीन को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को इशारा किया। उसका इशारा पाते ही 2 आतंकियों ने रियांश को लोहे की जंजीरों से छत से उल्टा लटका दिया। तभी जलालुद्दीन ने उससे कहा, तुम बोलेगा, तुम एक एक लफ्ज बोलेगा। इसके बाद अगले 6 घंटों तक रियांश पर जो जुल्म किए गए वो किसी आम इंसान की जान लेने के लिए काफी थे। उसे बर्फ के पानी में डुबोया गया। उसके तलों पर लोहे की रोड से वार किए गए। उसे बिजली के झटके दिए गए। हर झटके के साथ रियांश का शरीर ऐंठ जाता, लेकिन उसके मुंह से केवल एक ही बात निकलती, अल्लाह के दुश्मनों को खत्म करना है, मुझे तारिक से मिलना है। इंडियन आर्मी के एलीट कमांडो के रूप में रियांश को यातना सहने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। वो शारीरिक दर्द को मानसिक रूप से खुद से अलग करने की कला जानता था। जब कोड़े पीठ पर पड़ रहे थे, तब उसका दिमाग कैंप के नक्शे, सिक्योरिटी कैमरों की पोजीशन, बाहर से आने वाली आवाजों का विश्लेषण कर रहा था। लेकिन जलालुद्दीन थक चुका था। और रियांश की सहन शक्ति देखकर भीतर ही भीतर हैरान था। कोई भी जासूस इतनी यातना सहकर अपनी पहचान नहीं छुपा सकता था, जिसकी वजह से जलालुद्दीन को लगने लगा कि शायद आदमी सच बोल रहा है, शायद ये वाकई कोई जुनूनी मुजाहिद है। वो यही सोच ही रहा था, तभी तहखाने का भारी दरवाजा खुला। दरवाजे पर जो शख्स खड़ा था, उसे देखते ही कमरे में मौजूद सारे आतंकी अदब से सिर झुकाकर पीछे हट गए। वो इंसान कद में औसत था, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में एक ऐसी शांति जो किसी सूफी संत की लग सकती थी। लेकिन एक शांति मौत की शांति थी। वो तारिक अल हसन था, दुनिया के सबसे खतरनाक बम एक्सपर्टों में से एक, जिसके इशारे पर सैकड़ों मासूमों की जान गई थी। तभी तारिक धीरे धीरे रियांस के पास आया, जो अभी भी जंजीरों में बंधा फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था। तारिक ने उसके पास आकर बड़े ही शांत स्वर में कहा, खोलो इसे। उसका यह ऑर्डर सुनते ही आतंकियों ने तुरंत रियांस की जंजीरें खोल दी। उसका शरीर धड़ाम से फर्श पर गिरा, लेकिन उसने अपने पूरी ताकत लगाकर खुद को घुटने के बल खड़ा किया। उसने तारिक की आंखों में सीधा देखा। तारिक ने रियांस के चेहरे पर अपने हाथ में पकड़ा और उसकी आंखों में गहराई से झांक कर पूछा, जलालुद्दीन कह रहा है कि तुम कोई बहुत बड़ा राज लेकर आए हो और तुम मौत से नहीं डरते। मुझे वो लोग पसंद है जो मौत से नहीं डरते, क्योंकि वो मेरे काम के होते हैं। बताओ, तुम कौन हो और तुम हमारे प्लान में कैसे जानते हो? उसके बात सुनकर रियांस ने खांस कर कहा, मैं जुबैर हूँ। मेरे आका ने मुझे कश्मीर से यहाँ भेजा था। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रो ने तुम्हारे खेमे की भनक लगा ली। उन्होंने सीमा पर जो हलचल बढ़ाई है वो सिर्फ दिखावा है। उनका असली प्लान आज रात तुम्हारे कैंप पर ड्रोन से हमला करने का है। मैं बॉर्डर पार करते वक्त उनके एक टुकड़ी की बातें सुन चुका हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारूद के बंकर को कोऑर्डिनेट फिक्स कर लिए हैं। उसके ये बात सुनते ही तारिक की भौहें तन गई। उसने रियांस को घूर कर कहा, तू झूठ बोल रहा है। हमारे ऊपर कोई आसमान से हमला नहीं कर सकता। हमने
रडार जैमर लगा रखे हैं। लेकिन तभी रियांश ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी जैमर पुरानी तकनीक के हैं तारिक भाई, वो लेजर गाइडेड मिसाइलों को रोक नहीं सकते। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो परख कर देखो। तुम अपने कैंप के उत्तरी हिस्से में जो कंक्रीट का बंकर है उसे खाली करवा लो। अगर आज रात वहां हमला नहीं हुआ तो कल सुबह मुझे अपने हाथों से गोली मार देना। उसके यह बात सुनते ही आगे से तारिक ने जलालुद्दीन की तरफ देखकर पूछा, क्या उत्तरी बंकर में हमारा केमिकल विस्फोट रखा है? आगे से जलालुद्दीन ने पसीना पोंछ कर कहा, जी जी हुजूर। ये पता चलते ही तारिक ने तुरंत ऑर्डर देकर कहा, उस बंकर से सारा सामान अभी इसी वक्त दक्षिणी गुफाओं में शिफ्ट करो। अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो इसने हमारी पूरी जंग बचा ली है, और अगर ये झूठ बोल रहा है। यह कहकर तारिक एक पल के लिए रुका। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और रियांस के माथे पर सटाकर आगे कहा, तो मैं इसके दिमाग के चीथड़े उड़ा दूंगा। इसके बाद रियांस वापस कोठरी में डाल दिया गया। सब कुछ किस्मत और कर्नल सूर्य प्रताप की समझ पर निर्भर था। रियांस जागता था कि उसके कॉलर में लगे ट्रांसमीटर के जरिए कर्नल ने सब कुछ सुन लिया था। पहले इंडियन आर्मी का ड्रोन हमला करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन रियांस ने जो कोऑर्डिनेट्स बताए थे वो एक इशारा था कि इंडियन आर्मी को वहां हमला करना ही होगा, ताकि रियांस की कहानी सच साबित हो जाए। इसलिए उस दिन रात के करीब 1 बजे, जब कैंप में सब कुछ शांत था, आसमान से एक तेज सीटी की आवाज आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कैंप के उत्तरी हिस्से में एक भयानक विस्फोट हुआ। आग की लपटें आसमान को छूने लगी। वो वही बंकर था जिसे रियांस के कहने पर खाली करवाया गया था। इस धमाके की गूंज से पूरा कैंप हिल गया था। इस धमाके की वजह से तारिक और उसके साथी सदमे में आ गए थे। अगर वे विस्फोटकों को वहां से नहीं हटाते तो आज उनका पूरा कैंप राख में बदल दिया गया होता। इसके कुछ ही मिनटों बाद उस कोठरी का दरवाजा खुला। यहाँ रियांस को कल सुबह से बंद किया गया था। इस बार जलालुद्दीन के हाथ में कोई कोड़ा नहीं, बल्कि साफ कपड़े और खाने की एक प्लेट थी। अंदर आते ही जलालुद्दीन ने सम्मान भरे लहजे में रियान से कहा, तारिक भाई ने तुम्हें बुलाया है। ये कहते उसने तुरंत रियांस को साफ कपड़े दे दिए। रियांस ने तुरंत अपने कपड़े बदल लिए। इसके बाद रियांस को एक आलीशान टेंट में लेकर जाया गया। वहां तारिक एक बड़े से नक्शे के सामने बैठा था। रियांस को देखते ही वो खड़ा हो गया और उसने आगे बढ़कर रियांस को गले लगा लिया। उसको गले लगाते ही तारिक ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने आज मेरे मकसद मेरे भाइयों की जान बचाई जुबैर। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे खून में गद्दारी नहीं है। आज से तुम हमारे मेहमान नहीं, बल्कि एक जिहाद के सिपाही हो। उसकी यह बात सुनकर आगे से रियांस ने सिर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ अपने खुदा और इस मकसद का गुलाम हूं। लेकिन रियांस जानता था यह सिर्फ शुरुआत है। तारिक के लोग किसी भी आसानी से भरोसा किस पर करते नहीं। इसके बाद अगले दिन रियांस को कैंप में स्वतंत्र रूप से घूमने की थोड़ी छूट मिल गई, लेकिन 2 हथियारबंद लोग हमेशा उस पर नजर रखे हुए थे। रियांस ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। वो अपने तेज नजरों से कैंप की हर बारीकी को अपने दिमाग में तेज कर रहा था। उसने देखा कि भारी मात्रा में आरडीएक्स और कुछ नीले रंग के ड्रम रखे हुए हैं, जिन पर केमिकल खतरे का निशान बना हुआ है। वो समझ गया ये केमिकल वही हथियार है जिन्हें इंडिया के शहरों में लेकर जाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद दोपहर के समय रियांस कैंप के उस हिस्से में पहुंचा जहां कुछ आतंकी एक बहुत ही जटिल बम बना रहे थे। ये एक आईईडी था जिससे एक ट्रक में फिट किया जा रहा था। रियांस ने देखा वो लोग टाइमर और डेटोनेटर के सर्किट को गलत तरीके से जोड़ रहे थे। ये देखते ही रियांस उनके पास गया और उसने उन आतंकियों से कहा, अगर तुम इस लाल तार को सीधे सर्किट से जोड़ोगे तो ट्रक के स्टार्ट होते ही बम फट जाएगा। तुम सब यहीं मारे जाओगे। लेकिन उसकी बात सुनते ही आगे से मौजूद एक बम एक्सपर्ट ने गुस्से में कहा, तू हमें सिखाएगा, जा यहां से। तभी तारिक वहां पर आ गया। उसने उस बम एक्सपर्ट को ऐसे गुस्से से रियांस से बात करते देखकर तुरंत रियांस से पूछा, क्या बात है जुबैर?
तभी आगे से रियांश ने शांति में उसको समझा कर कहा, तारिक भाई, ये सर्किट क्लोज्ड लूप का काम करता है। इन्हें लाल तार को बाईपास करके रिले स्विच पर लगाना होगा, वरना झटके से खुद ही ट्रिगर हो जाएगा। मैंने कश्मीर में ऐसे सैकड़ों बम बनाए हैं। उसकी बात सुनकर तारिक ने अपने बम एक्सपर्ट को तुरंत पीछे हटने का इशारा किया और रियान से कहा, जुबैर, तुम इसे ठीक करके दिखाओ। वहीं रियांश के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। अगर वो गलती करता तो धमाका हो सकता था, और अगर वो बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान दिखाता तो उन लोगों को शक हो सकता था कि एक आम आतंकी इतना पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है। इसलिए रियांश ने बहुत ही कच्चे और देसी तरीके से तारों को छीला और एक पुराना रिले स्विच निकालकर उसे सर्किट में इस तरह जोड़ा कि वो सुरक्षित हो गया। इसके बाद उसने बम एक्सपर्ट की तरफ देखकर कहा, चेक कर लो। तभी आगे से बम एक्सपर्ट ने मल्टीमीटर से सर्किट चेक किया और उसकी आंखें फटी रह गई। उसने हैरान होते हुए कहा, तारिक भाई, ये बिल्कुल सही है। इसने सर्किट को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। उसकी यह बात सुनते ही तारिक के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। उसने रियांश की पीठ को थपथपा कर कहा, जुबैर, तुम तो एक छुपे हुए हीरे हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक लड़ाका समझ रहा था, लेकिन तुम तो एक इंजीनियर निकले। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। इस घटना ने रियांश के लिए दरवाजे तो खोल दिए जो अब तक बंद थे। अब उसे तारिक के इनर सर्कल में शामिल कर लिया गया। उस रात तारिक ने अपनी कोर टीम की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में रियांश को जुबैर के रूप में बुलाया गया। तभी तारिक ने एक बड़ा सा मैप खोला। यह इंडिया का मैप था, जिसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु को लाल रंग से घेरा गया था। वो मैप खोलते ही तारिक ने बोलना शुरू करके आगे कहा, भाइयों, हमारा वक्त आ गया है। कल पूरे चांद की रात है। हमारे स्लीपर सेल दुनिया में, हिंदुस्तान में पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। हम 3 अलग अलग ट्रकों में अपना सामान भेजेंगे। यह ट्रक सब्जियों और राशन के नाम पर बॉर्डर पार करेंगे। हमारे लोगों ने बॉर्डर ड्यूटी ऑफिसर्स को खरीद लिया है। वहीं रियांश अपनी सांसें रोक कर सुन रहा था। यह वो खुफिया जानकारी थी जिसकी देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। तभी तारीफ ने अपनी बात आगे बढ़ाकर कहा, जुबैर, चूंकि तुमने बम बनाने में अपनी महारत साबित कर दी है, मैं चाहता हूं कि तुम दिल्ली जाने वाले ट्रक की जिम्मेदारी ले लो। उस ट्रक में हमारा सबसे खतरनाक केमिकल होगा। तुम्हें सुनिश्चित करना है कि वह सही सलामत दिल्ली के दिल तक पहुंचे। वहां हमारा आदमी असद तुम्हें मिलेगा। उसकी ये बात सुनकर रियांश ने बिना कोई भाव दिखाए सिर हिलाकर कहा, यह मेरे लिए फक्र की बात होगी तारिक भाई। वो ये कह तो रहा था, लेकिन आगे से रियांश के दिमाग में खतरे की घंटियां बज रही थी। उसे जानकारी किसी भी तरह कर्नल सूर्य प्रताप तक पहुंचानी थी, लेकिन उसके पास कोई संचार का साधन नहीं था सिवाय उस वन वे माइक्रो ट्रांसमीटर के। लेकिन कर्नल उसकी आवाज सुन सकते थे। वो उन्हें कोई कोडित मैसेज कैसे भेजता। तभी रियांश ने एक प्लान सोचा। मीटिंग खत्म होने के बाद वो सोने के लिए अपने टेंट में गया। उसने कंबल ओढ़ा और इस तरह करवट ली कि उसका कॉलर उसके मुंह के एकदम करीब आ जाए। रात के सन्नाटे में रियांश ने कुरान की आयतें पढ़ने के बहाने धीमी आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो पश्तो में कुछ आयतें पढ़ रहा था। बीच बीच में बहुत ही चतुराई से हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों को पश्तो लहजों में पिरो देता। उसने बड़बड़ा कर कहा, खुदा उन 3 ट्रकों को सलामत रखे जो कल रात बॉर्डर गेट नंबर 4 से गुजरेंगे। असद, दिल्ली का काफिर, खुदा उसे भी नस्ते नाबूद करे। वह जानता था कि कर्नल की टीम के बेहतरीन डिकोडर्स बैठे हैं जो इस बड़बड़ाहट में से काम के शब्द निकाल लेंगे। अब रियांश का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं रह गया था। उसे इन ट्रकों को सीमा पार करने से पहले इसी कैंप में तबाह करना था। लेकिन कैसे? कैंप में सैकड़ों हथियारबंद आतंकी थे और वो बिल्कुल अकेला। इसके बाद अगले सुबह कैंप में हलचल तेज हो गई। 3 बड़े ट्रकों को तैयार किया जा रहा था। नीले ड्रमों को बड़ी ही सावधानी से ट्रकों के निचले हिस्से में बने सीक्रेट खानों में रखा जा रहा था। ऊपर से सब्जियों की बोरी लादी जा रही थी। तभी रियांश को एक ट्रक के पास खड़ा कर दिया गया। वो लगातार कैंप की सिक्योरिटी
खामियों को तलाश रहा था। उसने देखा कि मेन जनरेटर जो पूरे कैंप को बिजली देता था, वह आरडीएक्स के गोदाम से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर था। रियांश जानता था अगर उसे इन सब को खत्म करना है तो उसे एक चेन रिएक्शन पैदा करनी होगी। तभी दोपहर के खाने के वक्त जब सब लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए, रियांश ने पेट दर्द का बहाना बनाया और टेंट में रुक गया। जैसे ही पहरेदार नमाज के लिए मुड़े, रियांश तेजी से रेंगता हुआ जनरेटर रूम की तरफ बढ़ गया। अब वहां कोई नहीं था। उसने जनरेटर के तेल की पाइप को थोड़ा ढीला कर दिया। पेट्रोल की बूंदें फर्श पर गिरने लगी। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिले टाइमर जो उसने एक रात को बम बनाते वक्त चुरा लिया था, वो बाहर निकाला और उसे एक माचिस की तिल्ली के साथ जनरेटर के एग्जॉस्ट पर लगा दिया। उसका प्लान था जैसे ही जनरेटर गर्म होगा, वो टाइमर को पिघला देगा, जिससे तिल्ली जलेगी, पेट्रोल आग पकड़ेगा और एक भयंकर धमाका होगा। लेकिन ये काफी नहीं था। वो धमाके से सिर्फ जनरेटर उड़ेगा। रियांश को आग को आरडीएक्स गोदाम तक पहुंचाना था। उसने वहां पड़ी एक रबड़ की पाइप उठाई और उसे जनरेटर से लेकर गोदाम की दीवार तक बिछा दिया। उसने पाइप के अंदर थोड़ा बारूद भी भर दिया, जो एक फ्यूज वायर का काम करने वाला था। ये सब करने में उसे केवल 7 मिनट लगे। इसके बाद वो तेजी से वापस अपने टेंट में आ गया। किसी ने उसे तक देखा नहीं। ऐसे ही शाम हो गई। आसमान में पूर्णिमा की चांद पूरी तरह खिल उठी। तभी तारिक के सभी आतंकियों को इकट्ठा किया गया। तारिक ने आसमान की तरफ देखकर कहा, वक्त आ गया है, हमारे ट्रक निकलने के लिए तैयार हैं। तभी रियांश दिल्ली वाले ट्रक के ड्राइवर की सीट के बगल में बैठ गया। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे पता था जनरेटर किसी भी वक्त चालू किया जाएगा, क्योंकि ट्रकों को बाहर निकालने के लिए मेन गेट की भारी लोहे की ग्रिल को खोलने के लिए बिजली की जरूरत थी। तभी जलालुद्दीन ने अपने आदमियों को चिल्लाकर ऑर्डर देकर कहा, गेट खोलो। उसकी बात सुनते ही एक आतंकी ने तोड़कर जनरेटर स्टार्ट किया। तभी जनरेटर की भारी आवाज कैंप में गूंजने लगी। उसी समय रियांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। 10, 9, 8, 5, 6। जनरेटर का एग्जॉस्ट गर्म होने लगा। वहीं रियांश उल्टी गिनती और गिन रहा था। 4, 3। तभी तारिक रियांश के ट्रक के पास आया और उसने कहा, अल्लाह हाफिज जुबैर, ये जंग जीत कर लौटना। उसकी ये बात सुनते ही आगे से रियांश ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ये जंग जीत कर आऊंगा तारिक। उसकी ये बात सुनते ही तारिक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसका माथा ठनका। उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर उससे पूछा, क्या मतलब? तभी एक गगनभेदी धमाका हुआ। मेन जनरेटर आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो गया। वहीं झटके से तारिक और जलालुद्दीन जमीन पर गिर पड़े। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग की लपटें तेजी से उस तारिक और रबड़ की पाइप के जरिए आरडीएक्स के गोदाम की तरफ बढ़ने लगी। तभी जलालुद्दीन ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, आग बुझाओ, कोई आग बुझाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आग गोदाम तक पहुंच चुकी थी। वहीं रियांश जानता था अगले कुछ सेकंड में यहाँ परले आने वाला है। उसने तेजी से ट्रक का दरवाजा खोला। उसने तुरंत अपने साइड में खड़े 2 आतंकियों को अपनी AK-47 से भून दिया और दौड़कर एक गहरे कंक्रीट के खंदक में छलांग लगा दी और फिर रेगिस्तान की और रात की दिन की रोशनी में बदल गया। आरडीएक्स के गोदाम में हुए धमाकों ने पूरे कैंप को आसमान में उड़ा दिया। वो धमाका इतना भयंकर था कि उसकी आवाज बॉर्डर पार बीकानेर बेस तक सुनी गई। जिसे धरती ऐसे कांप उठी जैसे कोई पावरफुल भूकंप आ गया हो। वहीं विस्फोट की शॉकवेव ने वॉच टावर, टेंट, ट्रक, वहां मौजूद हर एक इंसान को तिनके की तरह उड़ा दिया। ट्रक में रखा वो नीला केमिकल आग में जलकर खाक हो गया, जिससे हवा में एक अजीब सी नीली रोशनी फैल गई। उन धमाकों का सिलसिला कई मिनटों तक चलता रहा। चारों तरफ सिर्फ आग, चीखें और तबाही थी। तारिक अल हसन, उसका खूंखार जलालुद्दीन, उनका वो पूरा आतंकी एम्पायर जो इंडिया को दहलाने का सपना देख रहा था, अब रेगिस्तान की धूल में मिल चुका था। लगभग आधे घंटे बाद जब धमाकों की गूंज शांत हुई, आसमान से जलते हुए मलबे की बारिश रुक गई। तभी खंदक के अंदर से एक
हाथ बाहर निकला। तभी रियांश मिट्टी, राख और खून से सना हुआ बाहर आया। उसका बायां कंधा डिसलोकेट हो गया था। उसके कान के पर्दे धमाके की आवाज से सुन्न हो चुके थे। उसके शरीर का जर्रा जर्रा चीख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी फौलादी चमक वापस आ गई थी। जुबैर मर चुका था। मेजर रियांश अग्रवाल वापस आ गया था। तभी उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जहां कुछ देर पहले एक अभेद्य किला था, अब वहां पर सिर्फ एक धधकता हुआ क्रेटर बचा था। कोई भी जिंदा नहीं था। मिशन पूरा हो चुका था। रियांश ने अपने कंधे को एक झटके में वापस अपनी जगह पर बिठाया, जिससे दर्द से चीख निकल गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपना कॉलर मुंह के पास किया और पहली बार अपनी असली आवाज में कहा, मेजर रियांश अग्रवाल रिपोर्टिंग, मिशन ब्लैक सैंड अकम्प्लिश्ड, द टारगेट हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड, आई एम कमिंग होम। वहीं उधर बीकानेर बेस के कमांडर सेंटर में सन्नाटा पसरा हुआ था। जब कर्नल सूर्य प्रताप सिंह ने रेडियो पर रियांश की आवाज सुनी, तो उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। पूरे कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑफिसर खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगाने लगे। तभी कर्नल ने अपनी भारी आवाज में कहा, अंडरस्टूड मेजर, हमें तुम पर गर्व है। अट्रैक्शन टीम बॉर्डर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। घर आ जाओ मेरे शेर। वहीं उधर खंदक से बाहर निकलने के बाद मेजर रियांश की आंखों में एक विजयी लेकिन थकी हुई चमक थी। उसका शरीर टूट रहा था। बायां कंधा अपनी जगह पर वापस बैठाने के बावजूद भयंकर टीस दे रहा था। कानों में धमाकों की वो गूंज अभी भी किसी प्रेत की तरह मंडरा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसके फेफड़ों में बारूद और जले हुए मांस की गंध भर गई। उसने अपना काम कर दिया। अब उसे एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंचना था, जहां इंडियन आर्मी की टुकड़ी इंतजार कर रही थी। रियांश ने वापस अपनी पुरानी फटी हुई AK-47 उठाई, अपने सही सलामत कंधे पर लटका ली। इसके बाद वो मुड़ा और इंडियन बॉर्डर की दिशा में अपने कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक रेगिस्तान की उस मनहूस खामोशी को चीरती कई भारी इंजनों की गड़गड़ाहट गूंज गई। रियांश के कदम वहीं ठिठक गई। उसने अपनी आंखों में थोड़ा सिकोड़ कर धुएं और धूल के गुबार के पार देखने की कोशिश की। कुछ ही पलों में रेत के ऊंचे टीलों के पीछे एक के बाद एक तेज सर्चलाइट की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई सीधे उसी की तरफ आने लगी। ये रोशनी इतनी चकाचौंध करने वाली थी, रियांश को एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जमीन भारी टायरों की धमक से कांपने लगी। ये इंडियन आर्मी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो बॉर्डर पार नहीं कर सकती थी। वो पाकिस्तान की आर्मी थी। धमाके की आवाज इतनी भीषण थी कि मीलों दूर पाकिस्तानी मिलिट्री बेस तक पहुंच गई थी। वहां से रैपिड रिस्पांस टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई। रियांश ने तुरंत स्थिति को गंभीरता से भांप लिया। भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। वो चारों तरफ से खुले रेगिस्तान में था। सामने से आ रही बख्तरबंद गाड़ियां उसे किसी भी पल गोलियों से छलनी कर सकती थी। उसका दिमाग एक बार फिर मेजर रियांश से हटकर उस खूंखार, शातिर और निडर जुबेर खान के सांचे में ढल गया। 6 पाकिस्तानी मिलिट्री जीप, 2 आर्म्ड पर्सनल कैरियर ने उस सुलगते हुए कैरेटर के चारों तरफ से घेर लिया। गाड़ियों के रुकते ही दर्जनों पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी राइफल तान कर नीचे उतरे। उनके लेजर लाइट्स के लाल बिंदु रियांश के सीने, माथे और पैरों पर नाचने लगे थे। तभी एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने लाउड स्पीकर पर उर्दू में चिल्लाकर आदेश देकर कहा, हथियार फेंक दो, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और हाथ सिर के पीछे कर लो। उसकी आवाज में खौफ और गुस्सा दोनों थे। वहीं आगे से रियांश ने बिल्कुल वही किया जो एक घबराए हुए लेकिन चालाक आतंकी को करना चाहिए। उसने धीरे से अपनी राइफल जमीन पर गिराई, अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और दर्द से कराहकर घुटनों के बल रेत पर बैठ गया। उसके होठों से खून रिस रहा था। कपड़े चीथड़े हो चुके थे। रेंजर्स की एक टुकड़ी तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। उन्हें रियांश को बेरहमी से रेत पर धकेल दिया। एक सैनिक ने अपने भारी बूट से रियांश की पीठ पर वार किया, जैसे उसकी एक दबी हुई चीख निकली और उसके हाथों को पीछे की तरफ प्लास्टिक की जिप टाई से बांध दिया गया। तभी उस ऑफिसर ने रियांश के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर पूछा, कौन है तुम और यहाँ क्या हुआ है? आगे से रियांश ने खांस कर अपने हाफ कर अपनी आवाज में वही पुराना कश्मीरी पश्तो लहजा लाकर कहा, मैं जुबैर हूँ,
जुबैर खान, तारिक भाई, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। उसकी ये बात सुनते ही ऑफिसर ने रियांस को वहीं छोड़ दिया और अपने सैनिकों को पूरे इलाके की तलाशी लेने का ऑर्डर दिया। वो थर्मल स्कैनर और डॉग स्क्वाड के साथ उस मलबे में सुराग ढूंढने लगे। लेकिन रियांस ने अपना काम इतनी सफाई से किया था, वहां लाशों के चीथड़े, पिघले हुए लोहे और राख के अलावा कुछ नहीं बचा था। ट्रकों का नामो निशान मिट चुका था। तारिक अल हसन का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया था। करीब आधे घंटे की सघन तलाश के बाद सर स्टेम के लीडर ने ऑफिसर्स के पास वापस लौटकर कहा, सर, सर कोई जिंदा नहीं, सब जलकर खाक हो चुके हैं। हार्डियस का पूरा जखीरा फट गया। सिर्फ यह आदमी मिला है जो किसी खंदक में छुपा हुआ था। तभी ऑफिसर ने रियांस को घूर कर कहा, इसे बेस पर ले चलो, मेजर जनरल साहब खुद इसे पूछताछ करेंगे। इसके सिर पर हुड डालो। इसी के साथ रियांस के सिर पर एक मोटा बदबूदार काला कपड़ा डाल दिया गया। उसे घसीट कर एक पख्तरबंद गाड़ी के पिछले हिस्से में फेंक दिया गया। गाड़ी झटके से स्टार्ट हुई और रेगिस्तान के उस उबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ पड़ी। बोरी के अंदर अंधेरे में रियांस के चेहरे पर एक अदृश्य और ठंडी मुस्कान तैर गई। उसकी प्लानिंग का पहला हिस्सा सफल हो गया, लेकिन वो जानता था असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। उसे यह भली भांति पता था कि पाकिस्तानी सेना और इन आतंकियों के बीच एक बहुत गहरा और नापाक गठजोड़ था। तारिक अल हसन का कैंप पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे उनके संरक्षण में तो ही पनप रहा था, इसलिए उसे पूछताछ के दौरान कोई ऐसी कहानी सुनानी थी जो उन लोगों के गले उतर जाए। एक ऐसी कहानी जिसमें वो कातिल नहीं बल्कि एक चश्मदीद गवाह और उनका ही आदमी लगे। करीब 1 घंटे की थका देने वाले सफर के बाद गाड़ियां रुकी। रियांश को बाहर खींचा गया। उसे बूटों की आवाज और भारी लोहे के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाजें आ रही थी। उसे लिफ्ट में लेकर जाया गया जो काफी नीचे की तरफ आ गई। रियांश समझ गया कि उसे अंडरग्राउंड मिलिट्री इंटेरोगेशन फैसिलिटी में लेकर गए हैं। अंततः उसे एक कुर्सी पर बैठाया गया। उसके सिर से हुड हटा लिया गया। रोशनी इतनी तेज थी, रियांश की आंखें चुंधिया गई। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसने देखा वो एक सफेद ठंडे और धातु की दीवारों वाले कमरे में है। सामने स्टील की मेज थी। उसके पास 2 हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे थे। उनके सीने पर मेडल चमक रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खौफनाक क्रूरता थी। उनके पीछे कांच की बड़ी दीवार थी, जिसके पार यकीनन और भी लोग उसे देख रहे होंगे। ये एक ऑफिसर्स ने सिगरेट जलाकर पूछा, तो तेरा नाम जुबैर है? तभी आगे से रियांस ने झुक कर कहा, हाँ हुजूर। ये कहते हुए उसकी बॉडी लैंग्वेज एक डरे हुए, एक वफादार आतंकी जैसी थी। तभी एक दूसरे ऑफिसर ने अपनी छड़ी को मेज पर ठोक कर कहा, वहां क्या हुआ? तारिक अल हसन और हमारे, मतलब उस कैंप के लोग कैसे मारे गए? उसकी जुबान फिसलने से रियांस को और भी यकीन हो गया कि पाकिस्तान सेना इस पूरे ऑपरेशन में सीधे तौर पर शामिल थी। रियांस ने गहरी सांस ली और दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता साहब, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। हम लोग हिंदुस्तान में सामान भेजने की तैयारी कर रहे थे। ट्रकों में माल लोड हो चुका था। तारिक भाई खुद वहां मौजूद थे। ये कहते हुए थोड़ा रुका, खांसा और फिर आगे बोला, लेकिन तभी गेट खोलने के लिए जैसे ही मेन जनरेटर चालू किया गया, उसमें से अचानक आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे इंजन में कुछ फंस गया या तेल लीक हो गया था। इससे पहले कि कोई उसे बंद कर पाता, जनरेटर एक भयानक धमाके के साथ फट गया। इसी के बाद रियांस ने अपनी आंखों में एक बनावटी खौफ लाकर कहा, जनाब, जनरेटर का तेल चारों तरफ फैल गया, उसमें आग लग गई। वो आग इतनी तेज फैली, किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला। पास ही रबड़ के कुछ पाइप पड़े थे, जिन्होंने आग पकड़ ली और वो सीधे आगे एक गोदाम तक पहुंच गई। मैंने देखा, हाँ, गोदाम की तरफ जा रही। मैं चीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी जनाब। मैं जान बचाने के लिए पुरानी खंदक में कूद गया। उसके बाद जो हुआ वो तो कयामत थी। सब खत्म हो गया, हमारे जिहाद का पूरा सामान, तारिक भाई, सब। रियांश ने अपनी बात खत्म करके अपने सिर को ऐसे झुका लिया जैसे वो गहरे शोक में हो। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। दोनों ऑफिसर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे।
जनरेटर फटने की यह कहानी इतनी स्वाभाविक तकनीकी रूप से मुमकिन लग रही थी कि उस पर शक करना मुमकिन नहीं था। रेगिस्तान की गर्मी, पुराने इक्विपमेंट और ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी में ऐसा हादसा होना कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले कि आगे वो शक जताकर एक दूसरे ऑफिसर ने पूछा, तू वहां कैसे बचा? और तू तारिक के कैंप में क्या कोई था कौन? हमने तेरी कोई फाइल नहीं देखी। आगे से रियांस ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलकर कहा, मैं कश्मीर से आया हूं जनाब। मेरा पूरा गुट हिंदुस्तानी फौज ने मार गिराया था। मैं मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुंचा था ताकि तारिक भाई के साथ मिलकर इंतकाम ले सकूं। मैं एक बम बनाने वाला हूँ। तारिक भाई ने मेरी काबिलियत देखी, मुझे अपने साथ रख लिया था। उन्होंने मुझे दिल्ली जाने वाले ट्रक की जिम्मेदारी दी थी। ये कहते हुए उसने हर झूठ को सच्चाई में ऐसे परत चढ़ाई जिसे भेदना मुश्किल था। वह सब बता ही रहा था, अचानक इंटरोगेशन रूम का भारी लोहे का दरवाजा एक झटके के साथ खुला। दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर से दोनों ऑफिसर तुरंत अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। उन्होंने सतर्क होकर सैल्यूट किया। तभी रियांस की तिरछी नजर से दरवाजे की तरफ गई। उसने देखा, दाखिल होने वाला शख्स कोई पाकिस्तानी फौजी नहीं था। उसने काले रंग का लंबा पठानी सूट पहना था। उसकी दाढ़ी बड़ी, घनी और सफेद थी जो उसके सीने तक आ रही थी। उसके सिर पर एक ट्रेडिशनल अफगानी टोपी थी। उसकी आंखों में ऐसी क्रूरता, एक ऐसी पैनी और ठंडी चमक थी जो किसी शैतान की आंखों में हो सकती थी। उसकी चाल में एक खौफनाक गुरूर था। रियांश के दिमाग में खतरे की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। इंडियन आर्मी के खुफिया डेटाबेस में हजारों तस्वीरें उसके दिमाग में फ्लैश होने लगी और एक तस्वीर पर आकर रुक गई। उसका खून एक पल के लिए जम सा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल भी बदलने नहीं दिया। उसने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि खालिद बलीद था। खालिद बलीद जो इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। ये वो इंसान था जो पिछले 2 दशकों से इंडिया में कई बड़े बम धमाके, नक्सली हथियार हमले और हाई प्रोफेशनल मर्डर का मास्टरमाइंड रह चुका था। इंडिया सीक्रेट एजेंसी, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो पिछले 10 सालों से इसकी तलाश में खाक छान रहे थे, लेकिन वो हमेशा एक परछाई की तरह गायब हो जाता। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मर गया। और आज वो साक्षात रियांस के सामने खड़ा था। रियांस के कॉलर में लगा माइक्रो ट्रांसमीटर अभी चालू था। वो जानता था कि मीलों दूर बीकानेर बॉर्डर बेस में बैठे कर्नल सूर्य प्रताप सिंह भी इस नाम और इस शख्स की मौजूदगी से वाकिफ जरूर होंगे। उसी क्षण रियांस के दिमाग में एक नया, बहुत खतरनाक और अप्रत्याशित विचार गूंजा। उसका मिशन ब्लैक सैंड पूरा हो चुका था। उसने आरडीएक्स और केमिकल वेपन्स को नष्ट कर दिया था, लेकिन ये नया प्लान क्या था, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और कल सुनेंगे आगे की कहानी।